कुमार टेक क्लासेज में स्वागत है दोस्तों आपका। मैं ब्रजेश आपके साथ फिर एसएससी जेई के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और तैयारी में बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। द टाइम कांस्टेंट एंड आरसी सर्किट में बी डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्जिंग करंट फॉल्स। जिस समय चार्ज हो रहा है, वोल्टेज जब चार्ज हो रहा है सर, कैपेसिटर तो चार्ज हो रहा है, ठीक है, और जब उस समय करंट कितना फॉल करता है, मतलब टाइम कांस्टेंट जब आरसी होता है उस कंडीशन में, तो ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा वोल्टेज वी नॉट हुआ, ये मेरा आर हुआ और ये मेरा सी हुआ, कैपेसिटेंस सी हुआ। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे वोल्टेज, जब कैपेसिटर आरसी सर्किट रहता है उसका वोल्टेज लिखने के लिए हमको क्या किया जाता है, आर एक्स इजकल टू वी इनिशियल होता है, वी फाइनल प्लस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल ई टू दी पावर माइनस टी बटे आर सी को टाउ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस समय वी इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज होगा तब क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इस पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, वी नॉट वोल्टेज आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मेरा वी इनिशियल वोल्टेज जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, वी नॉट माइनस ई टू दी पावर ई टी बटे आर सी। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, टी इजकल टू आर सी का टाइम कॉन्स्टेंट के लिए। ठीक है, टी इजकल टू आर सी लिए तो मेरा क्या हो गया, वी एक्स मेरा आ गया कितना, वी नॉट इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर 1। ठीक है, ई टू दी पावर 1 आ गया। ठीक है, तो हमको करंट निकालना है, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू सी डी वी बटे डी टी। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वी नॉट बटे क्या हो जाएगा, 1 है, इस कंडीशन में 1 था। हमको करंट निकालना है तो इसको क्या करेंगे, अभी टी का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, टी इक्वल टू आर सी ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आर सी निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएट इसके साथ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अगर पुट कर देंगे तो फिर टी तो बचेगा नहीं, तो मेरा डिफरेंशिएट निकलेगा नहीं, तो वी बटे आर हो गया। ठीक है, वी बटे आर आ जाने से ये क्या हो गया, ई टू दी पावर माइनस टी बटे आर सी। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, तो जब इसको पुट करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये वी बटे आर, वी नॉट इंटू आर बटे 0.37 हो जाएगा। जब 0.37 हो जाएगा, जब हम इसको निकालेंगे तो परसेंटेज में कितना आएगा, 37% करंट का। तब इसका जो ग्राफ आता है, इसका जो ग्राफ आएगा, तो ग्राफ इसका चार्जिंग होगा तो क्या होगा, वोल्टेज आपका इंक्रीज करेगा, ये वोल्टेज का ग्राफ है, और ये करंट का जो है, करंट उसके क्रॉस डाउन करेगा। ठीक है, क्योंकि करंट इसलिए डाउन करेगा, लास्ट जाके वो ओपन सर्किट हो जाएगा तो करंट वैल्यू 0 आ जाएगा, लास्ट में आया कि आपका करंट आपका नीचे आके यहाँ पे सट जाएगा, इसलिए 37% इसका ये आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। ये हो गया आपका लुमेन बटा वाट इज़ द यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है। ठीक है, इसका यूनिट पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तो लाइटिंग, ये इल्यूमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इल्यूमिनेशन क्या होता है, जैसे देखिए कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से ये क्या हुआ, लाइट सोर्स से ये लाइट फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये आउटपुट हुआ। ठीक है, ये आउटपुट हुआ, और इसका इनपुट क्या हुआ, इनपुट हम इसमें क्या देते हैं, पावर में देते हैं, किलोवाट में देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या होता है, इफ़िशियंसी का, अगर इफ़िशियंसी हम निकालते हैं तो इफ़िशियंसी क्या होता है, इफ़िशियंसी हो जाता है आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट हम इसमें क्या दिए, ठीक है, तो इसमें तो ये कम वाट का है, तो ये किलोवाट नहीं होगा, वाट ही होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, वाट। इनपुट में वाट हो गया, आउटपुट में क्या हो गया, ल्यूमिनस। ये फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ये ल्यूमेन हो गया आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, लुमिनस इफिशियंसी। लुमिनस
फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो लाइट ये बाहर आता है, ठीक है, ये लुमिनस फ्लक्स कहलाता है। लुमिनस इंटेंसिटी होता है कि कितना लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया आ रहा है, ठीक है, वो लुमिनस इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। लुमिनस इफिशियंसी ऑफ फ्लोरेसेंस लैंप का, देखिए लुमिनस इफिशियंसी जो फ्लोरेसेंट लैंप का होता है वो कितना होता है, वो 60 लुमेन वाट होता है, ठीक है। और इसमें हम सबका कुछ का लुमिनस इफिशियंसी हम देख लेते हैं इसका, ठीक है। इसका देखने के लिए जैसे इनकंडेंसेंट लैंप क्या होता है, जो हम घर में यूज करते हैं बल्ब, पीला वाला बल्ब, वो होता है इनकंडेंसेंट लैंप, और ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है, ठीक है। जब उसका वाटेज रेटिंग जब इनकंडेंसेंट लैंप का इफिशियंसी होता है 5 से 35 लुमेन पर वाट, ठीक है, इनकंडेंसेंट लैंप का, ठीक है। अब फ्लोरेसेंट लैंप का होता है 45 से 60 लुमेन पर वाट, ठीक है, 45 से 60 होता है। एलईडी का इफिशियंसी कम होता है, ठीक है, 26 से 70 लुमेन पर वाट होता है। और इसके आगे क्या होता है, आर्क लैंप का होता है, वो आर्क लैंप का 30 से 150 लुमेन पर वाट होता है, ठीक है। और गैस डिस्चार्ज क्या होगा, गैस डिस्चार्ज जो होता है, गैस डिस्चार्ज लैंप, उसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर दो तरह का लैंप होता है। हाई प्रेशर लैंप का जो होता है वो 150 लुमेन वाट के आसपास होता है, ठीक है, 150 लुमेन वाट के आसपास होता है। और जो आपका लो प्रेशर है, लो प्रेशर का यहाँ पे देख लीजिए कि ज़्यादा होता है, ठीक है, लो प्रेशर का ज़्यादा होता है तो कितना होता है, 180 से 200 लुमेन पर वाट के आसपास होता है इसका, ठीक है। तब आप तो समझ गए होंगे इसको, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन क्या, वैक्यूम इनसाइड एन इनकंडेंसेंट लैंप, ठीक है, इनकंडेंसेंट लैंप इज़ द ऑर्डर ऑफ द वैक्यूम, उसके अंदर कितना होता है, ठीक है। इनकंडेंसेंट लैंप के अंदर जो वैक्यूम होता है वो 10⁻⁻⁴ mmHg, इतना प्रेशर के साथ उसमें वैक्यूम भरा जाता है, क्योंकि उसमें जो हवा होता है वो बाहर से हवा निकाल लिया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपके घर में जो लैंप है उसी को कहते हैं ना इनकंडेंसेंट लैंप। जो घर में आपका पीला वाला बल्ब है उसको अगर आप फोड़ते हो तो धम से आवाज़ की तरह आता है, क्योंकि डायरेक्ट फूटने के बाद उसमें हवा एंट्री कर जाता है उस वैक्यूम में, ठीक है, उस वैक्यूम में हवा एंट्री कर जाता है, जिसके कारण वो धम की आवाज़ हमको सुनाई पड़ती है, ठीक है। ये हो गया आप सही 10⁻⁻⁴ mm डाटा बेस्ड क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकलांचे सेल, देखिए लोकलांचे सेल जो है ये प्राइमरी सेल है। अब सेल में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल जो होता है कि वो हम इसको स्टार्टिंग में जो बनता है उसके बाद हम उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं प्राइमरी सेल को, और उसका यूज जो प्राइमरी सेल का लगातार यूज नहीं कर सकते हैं, रुक के यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी सेल है जो कि इसका लगातार यूज कर सकते हैं, ये बड़ा होता है, ज़्यादा एम्पियर आवर का होता है, ठीक है। ऐसे बैटरी का जो मेजरमेंट होता है एम्पियर आवर में किया जाता है, और इसको दोबारा चार्ज भी किया जाता है सेकेंडरी सेल को। जैसे देख लीजिए लोकलांचे सेल का जो लोकलांचे प्राइमरी सेल है, ठीक है, लोकलांचे सेल का जो वोल्टेज रेटिंग है, लोकलांचे सेल का जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितना होता है, लोकलांचे सेल का वोल्टेज रेटिंग 1.46 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। और फिर आपका और 2-3 सेल देख लीजिए, डेनियल सेल, ये डेनियल सेल का कितना हो गया, डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और ड्राई सेल का कितना हो गया, ड्राई सेल का हो गया 1.4 to 1.5 वोल्ट। ये वही ड्राई सेल है जो कि हम घड़ी में, रिमोट में और टॉर्च में उपयोग करते हैं, ठीक है, ये ड्राई सेल है। और एक होता है बंसन सेल,
बंसन सेल, ये होता है 1.9 वोल्ट। इसको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन एसएससी जेई में बार बार आते हैं, जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि किसका क्या है वोल्टेज, ये एक्यूरेटली याद होना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेसिस्टेंस। ठीक है, ऐसे मीडियम रेसिस्टेंस का इसमें यूज किया जाता है कैरी फोस्टर ब्रिज, कैरी फोस्टर और केल्विन डबल ब्रिज जो होता है लो रेसिस्टेंस में यूज किया जाता है। एंडरसन ब्रिज जो है, जो कि इंडक्टेंस मेजर करता है। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है, जो कि आपका ये मतलब हाई रेसिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, अब लो रेसिस्टेंस जो होता है, लो रेसिस्टेंस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जब कोई रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से कम होगा तो वो लो रेसिस्टेंस कहलाएगा। अब मीडियम रेसिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच होगा तो वो आपका मीडियम रेसिस्टेंस कहलाएगा। और जब आपका वैल्यू ये हाई रेसिस्टेंस कब होगा, हाई रेसिस्टेंस जब आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू 100 किलो ओम से ज़्यादा होगा। ठीक है, 100 किलो ओम से ज़्यादा होगा, 100 किलो ओम से ज़्यादा होगा तो होगा मेरा हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि ठीक है, अब लो रेसिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। लो रेसिस्टेंस को हम मेजर करते हैं आपका केल्विन डबल ब्रिज से मेजर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज एम्पियर मेथड से यूज करते हैं, और इसमें यूज किया जाता है, और कौन सा है, और इसमें पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। और ठीक है, इसमें देख लेते हैं फिर मीडियम रेसिस्टेंस में क्या यूज किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। कैरी फोस्टर ब्रिज तो है ही, और उसके बाद जो किया जाता है मीडियम रेसिस्टेंस में ओम मीटर का यूज किया जाता है, आमीटर वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और हाँ, सब्स्टिट्यूशन मीटर का मेथड का भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी उपयोग होता है। अब देख लेते हैं हाई रेसिस्टेंस के लिए। हाई रेसिस्टेंस के लिए जो यूज होता है, हाई रेसिस्टेंस के लिए होता है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। और एक होता है मेगर से क्वेश्चन बहुत आता है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मेगर। ठीक है, और मेगा ओम ब्रिज होता है जो कि हाई रेसिस्टेंस मेजर करता है। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड भी हाई रेसिस्टेंस मेजर करेगा आपका। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लेके हम। द स्कीम अप्लाइड फॉर बस बार प्रोटेक्शन। बस बार प्रोटेक्शन के लिए जो यूज होता है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज होता है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा मत जाना, जबकि इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन का चैप्टर अगर पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि बस बार के लिए डिफरेंशियल यूज किया जाता है और डिफरेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक है, IDMT रिले आर यूज्ड फॉर, IDMT रिले का यूज किया जाता है एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट और इंटरनल शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा। ठीक, और एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट का यूज कब किया जाता है, एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट में कब, एज ए बैकअप के रूप में। ठीक है, बैकअप के रूप में, ट्रांसफार्मर के बैकअप के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इफ़ वी इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब हम तो कोरोना पावर लॉस एंड क्रिटिकल, कोरोना पावर लॉस क्या होता है, कोरोना पावर लॉसेज हो जाएगा मेरा क्या, 244 इंटू डेल्टा F + 25 भी वोल्टेज, फेज वोल्टेज हो जाएगा, और ये हो जाएगा भी डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद √R/d 10⁻⁻5 किलोवाट किलोमीटर फेज होता है। ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, ये कोरोना पावर लॉसेज क्या हो जाएगा, जब इफ़ वी इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर,
ये हो गया क्या, ये हो गया आर, हो गया डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सॉरी रेडियस ऑफ द कंडक्टर। डी हो गया दो कंडक्टर के बीच की दूरी, दो कंडक्टर के बीच की दूरी हो गया, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, डायमीटर इंक्रीज ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज करेगा, डायमीटर मेरा इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, डायमीटर इंक्रीज करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, पावर, इफ वी इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो मेरा कोरोना पावर लॉसेज क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, कोरोना पावर लॉसेज इंक्रीज कर जाएगा। और इस कंडीशन में, और ये क्या होता है क्रिटिक, अब इस कंडीशन में अब इसको देखेंगे कि क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, अगर हम डायमीटर को बढ़ाते हैं, कंडक्टर डायमीटर को, तो वो मेरा क्या होगा, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वोल्टेज डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाता है क्या, इसके रेडियस के, ठीक है, इसके कंडक्टर के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस कंडीशन में अगर ये बढ़ेगा, ये रेडियस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसके कारण दोनों इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। Two alternator A and B are sharing a resistive load equally. Now if the excitation of alternator A is increased, अगर दो मान के चला रेसिस्टिव लोड पर दोनों अल्टरनेटर चल रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या, ये दोनों यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा होगा, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल चल रहा है तो उसके साथ, ठीक है। और अब अगर हम क्या करते हैं कि ये दोनों पैरेलल A और B है, ठीक है, ए और बी पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो ए का अगर हम क्या करेंगे, एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, ए का एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो हम मेरा क्या हो जाएगा, एक रिएक्टिव पावर मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रिएक्टिव पावर इंक्रीज करेगा, तो रिएक्टिव पावर इंक्रीज करेगा ए का एक्साइटेशन को बढ़ाने के बाद, तब हम इसका पावर फैक्टर ए का निकालेंगे, पावर फैक्टर ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा एक्टिव पावर बटे क्या होता है, एक्टिव पावर बटे एक्टिव मतलब क्या हो जाता है, एपेरेंट पावर क्या होगा, यहाँ पे अगर रिएक्टिव पावर बढ़ेगा तो ये एपेरेंट पावर, ये एक्टिव पावर तो कांस्टेंट है इसका, तो ये इसमें रिएक्टिव पावर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो एपेरेंट पावर क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, एपेरेंट पावर इंक्रीज कर रहा है, ये एक्टिव पावर कांस्टेंट है तो मेरा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। पावर फैक्टर डिक्रीज मीन्स ये क्या कंडीशन में, लैगिंग कंडीशन में चल जाएगा, लैगिंग कंडीशन में चल जाएगा। और क्या फिर होगा उसके बाद, जब लैगिंग में चल जाएगा बी मेरा क्या हो जाएगा, इसको यूनिटी पावर फैक्टर रहने के लिए बी मेरा लीडिंग कंडीशन में फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों का एडिशन मेरा यूनिटी पावर फैक्टर आना चाहिए। तो एक क्या है लैगिंग में, और एक बी जो हो जाएगा मेरा लीडिंग में काम करने लगेगा, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नंबर, द स्क्वाट कनेक्शन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द टीजर लोड द मेंस के साथ अक्रॉस वोल्टेज टीजर कनेक्शन क्या होता है, ये होता है, ये कनेक्शन किया जाता है 3 फेज ट्रांसफार्मर को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसका क्या होता है ग्राफ, जैसे 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये हुआ, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट है और ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट है, ये 3 फेज कनेक्ट है ए बी सी, ठीक है। और इसके साथ जो 3 फेज हो गया, और इसके बाद 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए तो ये 2 ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर कहलाता है और एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। तो मतलब ये मेन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, VM, ये मेन ट्रांसफार्मर, और ये इसको कहते हैं, ये इसके साथ जो है ये हो गया टीजर ट्रांसफार्मर, ये टीजर ट्रांसफार्मर हो गया। और ये VM वाला जो टर्म है वो
मेन ट्रांसफार्मर हो गया और ये टी वाला टीजर ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, तो ये टीजर ट्रांसफार्मर और इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस जो होगा आपका, ये VM और VT का वोल्टेज जो डिफरेंस होगा वो आपका 90 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, इसी के कारण इसके मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, in a 3-phase induction motor, if we increase the rotor circuit resistance then maximum torque and speed। ठीक है, अगर हम रोटर रेसिस्टेंस को इंक्रीज कराते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो, मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क जो डिपेंड करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है V²/2x। 2x रेसिस्टेंस पे तो कोई डिपेंड नहीं किया, तो मैक्सिमम टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क उस समय कांस्टेंट हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम रेसिस्टेंस, रोटर रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे तो, या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि स्पीड क्या हो जाएगा। स्पीड चेक करने के लिए तो T इक्वल टू V स्क्वायर R/S। ठीक है, R/S होता है V स्क्वायर इंटू S/R, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, टॉर्क कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, S जो स्लिप वेरी करेगा रेसिस्टेंस के अनुसार वेरी करेगा। जब हम रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा स्लिप, रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ाने के कारण स्लिप मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्लिप बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। रेसिस्टेंस अगर हम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, रेसिस्टेंस बढ़ाए तो स्लिप मेरा बढ़ गया, स्लिप बढ़ गया तो मेरा जो स्पीड है वो स्पीड जो है, स्पीड मेरा घट जाएगा। ठीक है, स्पीड घट जाएगा क्योंकि NS - NR/NS। ठीक है, तो NR का वैल्यू क्या होगा, स्लिप बढ़ जाएगा तो NR का वैल्यू तो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो NR का वैल्यू घट जाएगा तो स्लिप इस कंडीशन में। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा C स्पीड घट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ द प्राइम मूवर इन अल्टरनेटर विच रिले इज यूज टू रीस्टोर द वर्किंग कंडीशन। इसमें यूज़ होता है रिवर्स पावर रिले। ठीक है, प्राइम मूवर ऑफ अल्टरनेटर में रिवर्स पावर रिले का यूज का विचोल रिले तो ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। डिफरेंशियल रिले तो बस बार प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें रिवर्स पावर रिले होगा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द क्वार्टियर ट्रायंगल, द फंक्शन ऑफ द क्वार्टियर ट्रायंगल जो होगा इसका आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन MMF हो जाएगा। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करेगा, ये जो डिपेंड करेगा आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस MMF पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब पॉइटियर ट्रायंगल से हम क्या करते हैं, पॉइटियर ट्रायंगल से जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन मेजर करते हैं। ठीक है, ये जो वोल्टेज रेगुलेशन देता है, जो मेरा एक्चुअल आता है वो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब वोल्टेज रेगुलेशन मेजर करने के लिए, अब वो मेजर किसका करते हैं, सिंक्रोनस मशीन का। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन का करते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए 3-4 मेथड आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन मेथड करने के। तो ये हो गया आपका एक तो EMF मेथड, EMF मेथड हो गया, फिर हो गया आपका MMF मेथड हो गया, फिर पॉइटियर ट्रायंगल मेथड हो गया, फिर हो गया ASA मेथड हो गया, इस कंडीशन में हो गया। ठीक है, और EMF मेथड जो है कि आपका मोर देन, ये जो मेजर करेगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन मेजर करेगा और ये कम वोल्टेज रेगुलेशन करता है। अब पॉइटियर ट्रायंगल और ASA मेथड जो है कि जो एक्चुअल रहता है उसी के आसपास आपका मेजर किया जाता है। इसी को हम यही दोनों को हम एक्यूरेट मानते हैं। ठीक है, EMF मेथड को हम इम्पीडेंस मेथड भी कहते हैं और MMF मेथड को हम एम्पियर टर्न
मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। और अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, द कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटलिक वायर, सम हीट इज डेवलप इफ बोथ लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर इज हाफ। तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, इसका क्वेश्चन छोटा हुआ है। ठीक है, तो इसका आगे होगा द हीट डेवलप इन द सेम डायरेक्शन। द हीट डेवलप क्या होगा, सेम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हीट निकालने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज लिए वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया, पहला हीट इतना हो गया वी स्क्वायर बाय आर। अब दूसरा क्या करना है, दोनों में क्या होता है, लेंथ कम कर दिया, अब रेडियस, लेंथ कम करेंगे तो क्या होगा, मेरा रेडियस पे इफेक्ट करेगा, रो एल बाई ए। ठीक है, एल मतलब मेरा दोनों को आधा कर दिया, लेंथ को आधा कर दिया, रेडियस को आधा कर दिए, रेडियस को आधा कर दिए तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रो तो एल बाई 2 इंटू 4। तो मेरा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में जो रेसिस्टेंस आ जाएगा मेरा R1 2R आ जाएगा। ठीक है, 2R आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, हीट मेरा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2R। तो इसके रिस्पेक्ट में हीट कितना होगा, हीट इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, हाफ ही होगा। ठीक है, इसका आंसर हाफ हो गया। ठीक है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होता है। ठीक है, इसको याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। L इक्वल टू हम क्या जानते हैं, इंडक्टेंस जहाँ निकालना होता है वो क्या होता है, म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। ठीक है, ए बाय एल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एल जो है इंडक्टेंस को क्या जानते हैं हम, क्या इसका हेनरी होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो एल का क्या हो जाएगा, है इंडक्टेंस का हेनरी हो जाएगा। तो इसके में क्या आ जाएगा, इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, इसका मीटर होता है। ठीक है, इसका जब मीटर होता है तो हम क्या करेंगे, ये मीटर कैंसिल हो गया, तो 1 मीटर बचा, तो नीचे क्या हुआ, तो हेनरी पर मीटर। और जो एन वाला है, एन तो कांस्टेंट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तब हम क्या हुआ, रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट हमको मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेनरी पर मीटर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, एनर्जी मीटर क्रिप्स क्या होगा, ड्यू टू असिमेट्री मैग्नेटिक सर्किट होगा, तो एनर्जी मीटर क्रिप्स होता है। क्रिप्स क्या है, ये क्रीपिंग रन का कंडीशन होता है, जब आपका जो मीटर होता है एनर्जी मीटर, वो अगर उसमें लोड कुछ भी नहीं रहता है तो भी आपका मीटर रीड करते रहता है। ठीक है, कोई लोड नहीं होता है तब भी आपका रीड करते रहता है, तो वो आपका हो जाता है क्या, क्रीपिंग एरर कहलाता है। इसको सॉल्व करने के लिए एक गोला लगाया जाता है एल्युमिनियम का। ठीक है, वो उसमें 2 छेद किया जाता है, जिसके कारण से ये क्रीपिंग एरर जो होता है रिड्यूस होता है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा स्पेशल आपको जब मेजरमेंट अगर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेंगर अर्थ डिवाइस इज यूज्ड इन AC ब्रिज फॉर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ, ये इसका यूज किया जाता है अर्थ कैपेसिटेंस के इफेक्ट में। ठीक है, अर्थ कैपेसिटेंस के इफेक्ट में यूज किया जाता है, और रेंगर ब्रिज का यूज किया जाता है आपका ये अर्थ कैपेसिटेंस, रिमूविंग अर्थ कैपेसिटेंस फ्रॉम द ब्रिजेज एंड रिड्यूस द एरर ड्यू टू एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस टू, अर्थ कैपेसिटेंस को इसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है। इसका हाई एक्यूरेसी होता है। ठीक है, एक्यूरेसी इस ब्रिज का बहुत हाई होता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज कैरीड आउट बाय द ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल में कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, मॉइस्चर टेस्ट।
मॉइस्चर टेस्ट उसी में किया जाता है कि अगर मॉइस्चर चल गया तो उसको चेक किया जाता है कि कितना मॉइस्चर है क्या नहीं है, एसिडिविटी, ये सब जो है कि ऑयल के डाइलेक्ट्रिक को कम करता है, ठीक है। ये सब एसिडिटी ये सब और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो है इसका टेस्ट, ठीक है। तो वो तो क्या हो गया ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर